Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start a new chapter, that is Foundations of Behavior. Let's begin with its part 2. यहाँ से ना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात हो रही है। इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपकी जो जॉब इन्वॉल्वमेंट है, हमने हम यानी कि एम्प्लॉयज़ को अंदर ऐसी चीज़ पैदा करनी है कि वो इन्वॉल्व हो सकें अपने काम के अंदर। ठीक है, अब जॉब इन्वॉल्वमेंट किस तरह से लाई जा सकती है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज विद हिज और हर जॉब, यानी कि उसको जॉब को कितने हद तक पता है, अंदाजा है। एक्टिविटी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इट, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसी भी एक जगह के ऊपर। एंड कंसिडर हिज और हर परफॉर्मेंस टू बी इम्पोर्टेंट टू हिज और हर सेल्फ वर्थ, और उसको लगता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पोर्टेंट है, और उसकी यानी कि जो भी वो काम करते हैं, ज़ाहिर है कि वो अपने अपना मुकम्मल यानी कि मुकम्मल आउटपुट वो उस सूरत में दे सकेगा जब उसको अपनी जॉब का नॉलेज होगा, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करने के लिए उसके पास मुकम्मल तौर पर रैशनल्स होंगे, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकेगा बिफोर द कस्टमर। तो ये कि एंड कंसिडर हिज और हर परफॉर्मेंस टू बी इम्पोर्टेंट टू हिज और हर सेल्फ वर्थ, और अपने से ज़्यादा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम को या उसको इम्पोर्टेंट जानता है। ये नहीं कि अब मेरी ये वो सिर्फ अपने लिए बैठा हुआ है अपनी सैलरी के लिए कि मुझे बस सैलरी मिल जाए, मुझे कोई काम ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जॉब इन्वॉल्वमेंट की वो अपनी जॉब का नॉलेज है उसके पास, वो अच्छे तरीके से इसको काम को समझता है और करता है। हाई लेवल्स ऑफ कमिटमेंट आर रिलेटेड टू fewer absences एंड लोअर रेजिग्नेशन रेट्स। ठीक है, अब ये इसमें वो कह रहा है कि कमिटी जहाँ पर जॉब इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पे कम लोग एब्सेंट होते हैं, और लोअर रेजिग्नेशन रेट्स होते हैं। यानी कि आप अगर आप अपने आप को भी देख लें, एनालाइज कर लें, तो आपको अगर कोर्स की समझ आ रही होगी तो, और आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी इस कोर्स के अंदर, तो आपकी जो अटेंडेंस है वो भी बड़ी स्ट्रीमलाइन होगी। सिर्फ आप अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ अपने हाजिरी लगवाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अंदर से, और समझना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपकी अटेंडेंस को इंश्योर किया जाता है, जॉब इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर किया जाता है थ्रू डिफरेंट वेज। और इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, इज द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज विद पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स एंड विशेज टू मेंटेन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, इट इज़ अ डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज विद पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन को कितने हद तक जानता है, एंड और उसके गोल्स, और वो उसकी गोल्स को कितने हद तक जानता है, और विशेस टू मेंटेन मेंबरशिप, और अपनी मेंबरशिप यानी कि अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी अपनी जो अपना स्टेटस है उसको बरकरार रखने की कोशिश करता है। तो ये कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट कितना कमिटेड है टुवर्ड्स हिज वर्क और ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं पे छोड़ के नहीं जाता, बल्कि एक कमिटमेंट है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी बॉन्डिंग हो सकती है, इमोशनल बॉन्डिंग हो सकती है, उसकी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग हो सकती है, उसका फिजिकल बॉन्डिंग हो सकती है। वो किसी भी वजह से हो सकता है उसको कोई और जॉब ना मिलती हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हो गया है। तो या एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका स्टेक बहुत ज़्यादा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब उसकी इमोशनल अटैचमेंट है, उसको अपने काम से प्यार है, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट के साथ, वो कहीं पे छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट लीड्स टू लो लेवल ऑफ बोथ एब्सेंटिसिज्म एंड टर्नओवर। तो अब ये जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट होती है, वहाँ पे एब्सेंटिसिज्म भी कम होता है और टर्नओवर रेट भी कम होता है। इसके बाद अब जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कुड बी बिकमिंग एन outmoded measure as the number of workers who change employers increases। अब यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की ही कि उसने अपनी इम्पोर्टेंस बता रहा है कि कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट ज़्यादा हो जाती है, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक एम्प्लॉय की अपनी उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ज़्यादा है, तो वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर रेट को एक तो बरकरार रखेगी, और दूसरा कि उसकी
ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी को शो करेगी। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट को जो शो करती हैं। और अब दूसरा है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट ये है कि एम्प्लॉय का ये हो, यानी कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसका ख्याल रखेगी। ठीक है, ये उसका परसीव्ड, यानी कि वो परसीव करता है ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। सपोज के एक ऑर्गेनाइजेशन एक मेंबर है, वो अपनी जाहिर है कि एक 16 ईयर्स या 18 ईयर्स की डिग्री के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 8 से 10 घंटे देता है अपनी लाइफ, यानी कि पीक एनर्जी, और जहाँ पर वो अपने काम भी कर सकता है, दूसरे काम कर सकता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन को देता है और ऑर्गेनाइजेशन इसके रिटर्न में उसका ख्याल रखती है। यानी कि उसको ऑर्गेनाइजेशन को उसको इतना अच्छा पे करती है कि उसको कहीं और, यानी पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी पड़ती या कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता कि उसके अखराजात उस जॉब से पूरे हो जाते हैं। दूसरी बात कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने पेरेंट्स के लिए आपको देती हैं, फंडिंग देती हैं। अब एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं कुछ, उसकी फैमिली है, उसकी पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी पेरेंट्स के लिए, आपकी उनके इलाज के लिए और इन चीज़ों के लिए एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देती हैं। यानी कि आपकी अगर पेरेंट्स बीमार हैं तो आपके उनका इलाज करवाया जाएगा। इस तरह से एम्प्लॉय की जो फ़िक्र है या उनकी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाती है। और यानी कि ज़ाहिर है कि अगर एक एम्प्लॉय का काम ही सिर्फ एक जॉब करना है और वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना फुल दे रहा है, तो फुली कमिटेड है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसका एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पे भी बहुत अच्छा करेगी। प्लस उसके जितने भी और इश्यूज हैं जो उसके डिपेंडेंट से रिलेटेड हैं, फैमिली के इश्यूज हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखेगी। तो जब एम्प्लॉय को ये बेनिफिट्स नज़र आते हैं किसी एक जगह पर, तो उसको लगता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट कर रही है, यानी कि उसके साथ है। तो ये है कि परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कितनी हद तक सपोर्ट मिलती है, ये आपकी परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट कहलाता है। और सपोर्ट, दूसरी बात की आप डिसीजन मेकिंग है। अब ये मैनेजेरियल लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं, तो मैनेजेरियल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेशन और क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है यदि पैसे जॉब चाहिए। और एक मैनेजर जो है या एम्प्लॉय है वो अपनी रिकमेंडेशंस लेके आता है थ्रू एनी पे, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर ये चीज़ चल रही है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आकर उसकी उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देता है, उसको सजेशंस देता है। अब उसकी सजेशंस को कितने हद तक लिया जाता है, उसको कितना हद तक वेलकम किया जाता है, ये भी उसकी परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट में आएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट है उसके साथ, इसीलिए वो नए आइडियाज़ और नई इनोवेशन की जो चीज़ें, सजेशंस जो हैं वो लेके आया है ऑर्गेनाइजेशन के हक के लिए या ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए। तो ये परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो और ये रिप्रेजेंट्स द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट को शो करता है एम्प्लॉयज की, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने कमिटेड हैं। और ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड, और उसका ये परसेप्शन कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी इस कमिटमेंट को वैल्यू करती है, तो और उसको सपोर्ट करती है, तो ये परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। एंड देन प्रोवाइडिंग हाई लेवल्स ऑफ सपोर्ट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लोअर टर्नओवर। अब ये नहीं कि प्रोवाइडिंग हाई लेवल ऑफ सपोर्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, उसकी एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और लो टर्नओवर रेट होता है। एंड एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी, people see consistency in two ways: consistency among their attitude and consistency between their attitude and behavior। अब कंसिस्टेंसी अमंग देयर एटीट्यूड जो है, पीपल सी कंसिस्टेंसी जो है टू वेज में, कंसिस्टेंसी अमंग देयर एटीट्यूड, ये यानी कि वो कंसिस्टेंट रहें, जैसा वो सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो उससे रिलेटेड कंसिस्टेंट है। अगर वो खुश हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो उनकी ये कंसिस्टेंसी बरकरार है कि वो खुश हैं, कंसिस्टेंसी है उनके। कंसिस्टेंसी बिटवीन देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, फिर उनका जो वो सोचते हैं और जो वो बिहेव करते हैं या एक्शन करते हैं, उन दोनों के दरमियान में भी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी दोनों, यानी कि जो भी आपकी वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हुई है उसके अंदर
ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इफ एन इन consistencies arises, individuals alter their attitude और alter their behavior। अगर इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है, यानी कि अगर एम्प्लॉय का वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है या उसका वे ऑफ बिहेवियर चेंज हो जाता है, वे ऑफ थिंकिंग ठीक रहता है, तो या वो भी इनकॉन्सिस्टेंसी अराइज करती है, उसमें बढ़ जाता है और डेवलप इरेशनल फॉर द इनकॉन्सिस्टेंसी। तो इसको जो इनकॉन्सिस्टेंसी का बढ़ना है, यानी एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान में जो डिफरेंस है, उसको हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी कहते हैं। उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं कि यानी कि इन जब एनी इनकम्पैटिबिलिटी होगी और इनकॉन्सिस्टेंसी होगी बिटवीन बिटवीन एटीट्यूड और बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, तो उसको हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यानी कि जहाँ पर आपकी जहनी कश्मकश को कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं। यानी कि ये थियरी है पूरी कि जब वो लोग सोचते कुछ हैं, परफॉर्म कुछ करते हैं, या एक्शन ऑफ पीपल डिफरेंट है और उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, उसको हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इसके बाद एनी फॉर्म ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी इज अनकंफर्टेबल। ये नहीं कि कोई भी इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान में लोगों के, तो वो असल में अनकंफर्टेबल करती है सबको। एंड इंडिविजुअल्स विल ट्राई टू रिड्यूस द डेजोनेंस, और इंडिविजुअल जो है वो इस डेजोनेंस को या इस डिफरेंस को, जिसमें एटीट्यूड और बिहेवियर का डिफरेंस है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द डिजायर to reduce the resonance is influenced by the importance of the factors creating the resonance, or then the degree to which an individual believes that the factors causing the resonance are controllable। और यानी कि इसकी इंटेंसिटी को असल में आपने कम करना है, यानी कि जो डेजोनेंस है या दोनों का डिफरेंस है, एटीट्यूड और बिहेवियर का जो डिफरेंस है, उसकी इंटेंसिटी को किसी तरह कम करना है। यानी कि जो उनका एटीट्यूड हो वही उनका बिहेवियर हो, जैसा वो सोचते हो वैसा ही वो अमल करते हो। जो उनका अमल हो वो उसके उनकी उनके वे ऑफ थिंकिंग को भी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहा हो। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है और इसको कम किया जाता है कि इन दोनों के दरमियान में इनकॉन्सिस्टेंसी को रिमूव किया जा सके। डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय एंड in which an individual believes that the factor causing dissonance are controllable। और ये फैक्टर्स, ये मैनेजर्स ये जानते हैं कि जो भी फैक्टर्स इनकॉन्सिस्टेंसी लेके आते हैं किसी भी एक जगह पर, तो वो कंट्रोलेबल हैं। देन रिवॉर्ड्स अवेलेबल टू कंपनसेट फॉर द डेजोनेंस। अब रिवॉर्ड्स कितने अवेलेबल हैं टू कंपनसेट फॉर द डेजोनेंस। और फिर एटीट्यूड सर्विस हैं, एटीट्यूड सर्विस लिए जाते हैं एम्प्लॉयज से कि आप का वे ऑफ थिंकिंग, जिसके अंदर पूछा जाता है उनसे, और उनसे ये सर्वे के थ्रू कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं, उनकी सर्विसेज से कितने सेटिस्फाइड हैं। या एटीट्यूड सर्विस में एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड सर्विस भी हैं और फिर कस्टमर के एटीट्यूड सर्विस भी हैं। क्या आप कस्टमर के एटीट्यूड सर्विस से या कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस से आप लोग, यानी अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड हैं, तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं कि एम्प्लॉयज़ भी किसी ना किसी सूरत में डिससेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ एट दी एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रहे, उनके साथ बात नहीं कर पा रहे। तो वो ये एटीट्यूड सर्विस है जो डिफरेंट स्टेक होल्डर से या लिए जाते हैं, ताकि उनको इंश्योर किया जाए कि वो सेटिस्फाइड हो एट दी एंड, कि उनकी सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस डिपेंडेंट होती हैं ज़ाहिर है एक एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अच्छा, एटीट्यूड सर्विस के बाद सैम्पल एटीट्यूड सर्वे, ये आपके सामने रेटिंग्स की जाती हैं। अगर रेटिंग लो आएंगी तो ये क्वेश्चनेबल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और वो इसको एक अपनी प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम है और हमें इसको रिमूव करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, इसमें क्या कहना चाह रहा है? इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स क्या हैं इसमें? एटीट्यूड बॉन्ड of potential behavior problems. A manager should do things that generate the positive attitude and that reduce absenteeism and turnover. Attitude influence behavior of the employees, and employees will try to reduce dissonance unless.
Managers identify the external sources of dissonance and managers provide reward compensating for the dissonance. अब यानी कि dissonance को आपने कम से कम करना है, और मैनेजर्स जब तक इस डेसोनेंस को रिमूव करने के लिए आपको कंपनसेट नहीं करेंगे, या एक ऐसा नहीं आइडियाज़ नहीं देंगे, रिवॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप बिहेवियर्स को रिवॉर्ड करना पड़ता है ना, कि जो आप एक ऐसे बिहेवियर जिसको आप कहते हैं कि ये स्टे करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि अच्छा बिहेवियर है, एक अच्छा कल्चर है, वो आप स्टे करें। तो ऑर्गेनाइजेशन उस बिहेवियर के ऊपर रिवॉर्ड करे, यानी अच्छा कल्चर बिल्ड हुआ हुआ है तो उसको रिवॉर्ड करे कि इस रिवॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि जिस एटीट्यूड को हम चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि अच्छा एक एटीट्यूड चाहते हैं, तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, तो वो आपका स्टे करेगा किसी भी एक जगह के ऊपर। इसके बाद पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी टाइप्स, जिस तरह से पर्सनैलिटी के अंदर यूनिक कम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मयरेबल ट्रेट्स, जो कि हम मैयर कर सकते हैं, ट्रेट्स हैं, खसूसियात हैं, दैट अफेक्ट हाउ ए पर्सन रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स। रिएक्ट कैसे करता है किसी भी चीज़ को, और इंटरैक्ट कैसे करता है, अपने एक दूसरे के साथ बात कैसे करता है, ये पर्सनैलिटी है। और ये नहीं कि हमने जैसे सुबह भी बात की थी पर्सनैलिटी ए और पर्सनैलिटी बी की, लेकिन हम लोग इसको पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेयर ब्रिग टाइप इंडिकेटर के थ्रू बात करेंगे। अब इसमें जनरल पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल दैट मेजर्स द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल यूजिंग 4 कैटेगरीज। अब सोशल इंटरेक्शन कितना है, कितने हद तक है आप लोगों का, मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी भी करवाऊंगी इससे रिलेटेड, आपने नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसमें सोशल इंटरेक्शन है, इसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो कि खुलखुला के बात कर सकते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, वो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं जो कि अपने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, और यानी उनके लिए भी जॉब कैटेगरीज हैं, और वो ज़्यादातर कंप्यूटर का काम या सॉफ्टवेयर से नाम जिसमें इंटरेक्शन बहुत कम हो, कस्टमर्स के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो, तो वो इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, और इंट्रोवर्ट किस्म की जॉब्स ही करना पसंद करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं वो सोशलाइज करना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट डेवलप करते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन। द प्रेफरेंसेस फॉर गैदरिंग डाटा, सेंसिंग और इंट्यूटिव। प्रेफरेंसेस क्या है फॉर गैदरिंग डाटा, लोग क्या प्रेफर करते हैं, सेंसिंग है और इंट्यूटिव है। सेंसिंग होता है कि एक चीज सेंस की जाती है, सपोज के एक मैंने आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पर काम कर रहे हैं, और आप के इर्द गिर्द आपको लगता है कि कोई ना कोई, सपोज एक हफ्ता पहले आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिसको आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं था, ठीक है, ठीक नहीं था, यानी कि आप उसके ऊपर डाउटफुल थे, तो आप आने वाले दिनों में उसको सेंस कर सकते हो कि इसके बैड आउटकम्स हो सकते हैं, या ये डिसीजन, इस डिसीजन की वजह से लोगों को जब पता चलेगा या विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, तो आप सेंस करना शुरू हो जाते हो कि उन चीज़ों को, और उसको सॉल्व करने की पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देते हो, तो ये सेंसिंग है। और कुछ इससे रिलेटेड इंट्यूटिव है। अब इंट्यूशन जो है वो विद दी एक्सपीरियंस आप ज़्यादा होती है, जिस तरह से इंट्यूशन, अब किसी के फैमिली बिजनेसेस हैं, उनके दादा परदादा से एक बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, अब वहाँ पे एक जगह पर काम करने से और एक अपनी पूरी लाइफ जहाँ पर उन्होंने दे दी है, तो वहाँ पे उनकी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग भी, या इंट्यूटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि छठी हिस्स वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, इंट्यूशन होता है कि इल्हामी बातें, यानी कि उनको प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू हो जाती हैं विद दी, उनको आइडिया होना शुरू हो जाता है एक्सपीरियंस की वजह से, आपके दादा हों या परदादा हों, उनको एक्सपीरियंस इस बात में होना शुरू हो जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इंट्यूशन है तो इस किस्म का डिसीजन ना लिया जाए। या अगर आप बल्क में कुछ परचेज करते हैं, तो आप उसकी परचेजिंग को लो कर देते हैं, तो ये इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग है। अब जैसे ड्यू टू पेंडेमिक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने इस चीज़ को सफ़र किया है। अब 6 माह के दौरान में ओवरऑल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ा है, और बहुत डाउन गई है ग्लोबल इकोनॉमी। अब इसके ऊपर सोचना कि
अब नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है ना कि अगले 6 माह का एक प्लान होता है। अब सीजनल चेंज प्लान होते हैं, फिर मंथ वाइज प्लान होते हैं। तो उन्होंने अब इंट्यूशन को ये सामने रखना कि वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। फिर सेंस कर लेना कि हर मैनेजर भी एक खास तरह का एक रखते हैं कि उनको सेंस हो जाता है कि हम लोगों को इस तरह की परचेज नहीं करनी चाहिए, या हमें मैन्युफैक्चरिंग इस हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल है और लॉस का ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत सारी शॉप में शॉर्टेज हुई और लोगों ने अपनी चीज़ों को बनाया ही नहीं। फैक्ट्रीज वगैरह भी बंद थी और ओवरऑल फिर उसके बाद फिर एकदम से जब काम स्टार्ट हुए तो और चीज़ें उस हिसाब से नहीं आ रही जिस हिसाब से पहले आया करती थी। और इकोनॉमी को सामने रख के और ओवरऑल जो चल रहा होता है एक एक जगह पर सिस्टम चल रहा होता है, उसको सामने रख के तो जो सेंस कर सकता है वो असल में ये पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, यानी कि पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट है। प्रेफ़रेंस फॉर गैदरिंग डाटा जिसके अंदर सेंसिंग और इंट्यूशन है। एंड प्रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग में फीलिंग और थिंकिंग कुछ होते हैं, कुछ उनकी इमोशनल इमोशनल होते हैं और उनका एक जिसको एपरेंट उसको कहते हैं कि उनका अफेक्टिव डोमेन, यानी कि उनकी इमोशनल अटैचमेंट एक चीज़ के साथ ज़्यादा है, तो वो डिसीजन लेते हैं अपनी फीलिंग्स की वजह से। कुछ लोग होते हैं यानी कि फीलिंग पार्ट एक दिल की सुनते हैं और कुछ होते हैं थिंकिंग जो दिमाग से सोचते हैं और लॉजिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं। तो लॉजिकल होगा जिसके पीछे रैशनल होगा, स्ट्रॉन्ग रैशनल होगा, वहाँ पे उसकी थिंकिंग डेवलप होगी। वो थिंकिंग पार्ट है उसका। प्रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग में फीलिंग और थिंकिंग आएगा। ठीक है। अब कुछ लोग जिन्हें डिसीजन कर मेकिंग मेकर्स होंगे वो फीलिंग को सामने रख के करते होंगे और कुछ थिंकिंग को सामने रख के, दिल को सामने रख के करते होंगे, कुछ लोग अपने दिमाग से करते होंगे। अब जो फीलिंग पार्ट है वो आपका अफेक्टिव या इमोशनल पार्ट आता है। एंड देन स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग में परसेप्टिव और जजमेंटल। अब जो स्टाइल है हर किसी का डिफरेंट होता है। कुछ लोग मुकम्मल तौर पर जजमेंटल होते हैं, एनालिसिस देते हैं यानी जजमेंट्स पास करते हैं किसी भी बिहेवियर के रिलेटेड। आपकी क्लास के अंदर भी कुछ लोग परसेप्टिव होंगे, सोचते होंगे, परसीव करते होंगे बिहेवियर्स को, लेकिन उसको उससे रिलेटेड अपनी इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स नहीं पास करते। कि आपको लगता है कि एक जो आपका फ्रेंड है वो अच्छा नहीं है, या तो वो आप उसको बताते नहीं है कभी भी कि तुम अच्छे नहीं हो, बल्कि आप अपनी परसेप्शन डेवलप कर लेते हो उससे रिलेटेड। लेकिन और कुछ लोग होते हैं जजमेंटल होते हैं। अब एक बच्चे को लगा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, दूसरा बच्चा यानी कि वो अपना किसी और फ्रेंड को बता रहा होगा, जजमेंट्स पास कर रहा होगा कि, और बता रहा होगा कि वो बच्चा अच्छा ही नहीं है और क्योंकि वो ये काम करता है, या ये फ्रेंड अच्छा नहीं है क्योंकि उसके ये कंपनियां ये उसके हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है, तो वो जजमेंट्स पास करता है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो अपने तक अपनी जजमेंट्स को रखते हैं, परसेप्टिव होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जजमेंटल होते हैं, एक चीज़ों के ऊपर जजमेंट्स पास कर सकते हैं या करते हैं। तो वो स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है उनका।